ढूंढता फिरता हूँ ए इकबाल अपने आप को, ढूंढता फिरता हूँ ए इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएम क्लासेस। दिस इज आदिल सयाब एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द MCQs ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लास्ट लेक्चर में हमने 20 बेस्ट एडवांस्ड हाईली क्वेश्चंस यहाँ पे हाई एंड क्वेश्चंस यहाँ पे किए थे, जिसका रेस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा रहा यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स जो मेरी अभी सीरीज चल रही है, यहाँ पे एक साइड से मैं स्टैटिस्टिक्स से लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और दूसरे साइड से JNK GK के डिटेल्ड लेक्चर्स आपके लिए ला रहा हूँ मैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टू मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स फॉर FAA कंप्लीट किया है, उसके लेक्चर्स भी, उसके नियर अराउंड 400 MCQs ऑलरेडी मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं, दैट टू एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ JK SSB। और इकोनॉमिक्स के बाद हमने यहाँ पे 300 MCQs ऑफ जियोग्राफी भी यहाँ पे कंप्लीट किए, जो FA का सिलेबस है उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे 300 MCQs भी अपलोड किए हैं। स्टेटमेंट बेस्ड है, मैचिंग बेस्ड है, कुछ नए कंसेप्ट्स मैंने वहाँ पे अपलोड किए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, गो एंड चेक दोज वीडियोस, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द एग्जाम। And once again, don't forget to like, share and subscribe. If you are new or if you are already watching, like, share and subscribe करना मत भूलिए आप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, क्योंकि अभी हमारा चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देन वी हैव हियर, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इन ए हाईली asymmetrical or skewed distribution, which of the following represents the most unstable measures of central tendency? अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया था व्हाट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अभी तक वो वीडियो आपने चेक नहीं किया, गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम, और आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी हम फिर से सिर्फ आप इतना याद रखेंगे, जो हमारा एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके बोथ साइड्स इक्वल नहीं होते। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विच आर द फॉलोइंग represent as most unsuitable measures of central tendency। क्या वो मीन है, क्या वो मीडियन है, क्या वो मोड है, क्या वो वेटेड मीन है, इनमें हमें फाइंड आउट करना है कौन सा। एंड दैट इज, इसका जो करेक्ट आंसर है ए पार्ट है, ये हमारा सही आंसर आएगा। अब ए पार्ट ही क्यों आंसर आएगा, ये भी क्वेश्चन हमारे लिए है, क्योंकि जो मीन होता है ये बेटा आप याद रखेंगे, इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। जो हमारा मीन होता है ये एक्सट्रीम वैल्यूज, अब बार बार मैं टर्म यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक्सट्रीम वैल्यूज। देखिए बेटा मैं आपको एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। लेट अस सपोज हमारे पास 3 नंबर्स है 10, 15 एंड 20, ये हमारे नंबर्स है। अब इसका मीन निकालना है। मीन कैसे हम निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम कितना है, ये हमारा 20, 30, 40, और ये हमारा यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाय 3, वो हमारा 15 निकल के आ जाएगा। अब अगर इसी में मैं कोई ऐसा वैल्यू ऐड करूँ जो बहुत ही दूर लाई करता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 10, 15 एंड उसके बाद में 200 लिखूंगा। अब अगर 200 का हम निकालेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करेगा। दैट इज हाउ इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। जब तक वैल्यूज क्लोज नहीं होंगे वो प्रॉपर वे में यहाँ पे हमारा मीन नहीं निकल के आएगा। दैट इज वाई इट इज़ द मोस्ट अनसूटेबल वैल्यू। ये पहला क्वेश्चन। देन अब मैं आपके स्क्रीनशॉट उठाइए अगर आपको उठाना है, उसके बाद मैं स्क्रीन को रब करूंगा। देन उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये द पीक ऑफ ए फ्रीक्वेंसी कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड, लेफ्ट सिक्योर्ड। यहाँ पे फिर से किसकी बात हो रही है, सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन या एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही हाई एडवांस्ड क्वेश्चन है। देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप याद रखना क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने आज आपके लिए एक फिगर भी लाई है, आप वो चेक करेंगे जिससे आपको ये एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ ए पीक ऑफ ए फ्रीक्वेंसी कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड। अगर वो पीक, यहाँ पे टेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं पीक की बात कर रहा हूं। इफ इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट, ये क्या है, ये लेफ्ट साइड और नेगेटिव सिक्योर्ड है। एक हमारे पास आता है नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमारे पास पॉजिटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड जो हमारा न्यूट्रल होता है। अब ये भी ऑप्शंस आप क्या करेंगे, एज इट इज ऐसे ही याद रखेंगे। मैं पहले आपको दिखाता हूँ ये सिक्योर्ड एंड ये सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन काम कैसे करता है। देखिए ये मेरे पास 3 फिगर्स है, आपने देखा होगा, अगर आपने स्टैट पढ़ा होगा आपको ऑलरेडी इनके बारे में पता होगा। जो हमारा ये वाला है सेंट्रल वाला, ये क्या है, दिस इज आवर, ये हमारा नॉर्मल कर्व है जिसमें कोई सिक्यू नहीं है, जिसमें कोई वेरिएशन यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल कर्व। यहाँ पे आज जब मैंने आपको बताया था मीन किसके बराबर होगा, मोड किसके बराबर, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू ये मोड के बराबर यहाँ पे होगा। देन क्वेश्चन हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था जो एसिमेट्रिकल होता है 2 टाइप्स, एक टाइप हमारे पास नेगेटिवली सिक्योर्ड आएगा, दूसरे साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली सिक्योर्ड आएगा। अब नेगेटिवली सिक्योर्ड में क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये हमारा यहाँ पे जो उसका टॉप होता है ये थोड़ा राइट साइड की तरफ होता है, और इसका जो टॉप होता है वो किस साइड जाता है, वो थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। टेल मूव्स टुवर्ड्स द, यहाँ पे टेल जो हमारी है दैट मूव्स टुवर्ड्स द राइट साइड, लेफ्ट साइड, और यहाँ पे टेल मूव्स टुवर्ड्स द राइट साइड। लेकिन जो उसका टॉप होता है ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है और यहाँ पे राइट साइड में होता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये बताया जाए कि नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उनमें रिलेशन क्या है। आई होप आपको ये तीनों फिगर्स समझ आ गई होंगी। अब अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इन केस ऑफ नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मोड एंड मीडियन, मीन यहाँ पे लेस देन मीडियन होता है, मीडियन यहाँ पे लेस देन मोड होता है। ये आप ऐसे ही याद रखोगे। अगर क्वेश्चन आएगा इन केस ऑफ नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड, एंड इन केस ऑफ पॉजिटिव उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन, यहाँ पे ऐसे जो पॉजिटिव रिलेशन हमारी आएगी, और यहाँ पे मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। समझ आया बेटा, क्वेश्चन समझ आया, याद रखेंगे नेगेटिवली सिक्योर्ड। देखिए मैंने आपको बताया था ये नो सिक्योर सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे मैंने आपको अगर याद होगा मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड और जो राइट साइड होता है द बोथ साइड्स आर इक्वल, एंड इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन जो साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। देखिए आपको लग रहा है कि ये इक्वल है, आपको लग रहा है कि ये इक्वल नहीं है। इन केस ऑफ नेगेटिवली सिक्योर्ड मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन वो हमारा मोड होता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस आई गेस मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, जो मैंने आपको ग्रेटर देन बताया है, ग्रेटर देन किस में आएगा, पॉजिटिवली सिक्योर्ड, लेकिन यहाँ पे नेगेटिवली सिक्योर्ड, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीन, ये मोड दिया गया है ये नहीं है, मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड, और मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ये किस में आ जाएगा, ये हमारा नो सिक्योर में आ जाएगा। तीनों कंसेप्ट, एक क्वेश्चन 3 कंसेप्ट, जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लाता हूँ। समझ आया मैंने क्या बताया, सिक्योर, सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है, लास्ट लेक्चर जो मेरे पहले 5 क्वेश्चन है वो पांचों के पांचों क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट इसी पे रखे, वो भी आप एक बार क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच आर द फॉलोइंग मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन इज इनकरेक्ट। मीन के बारे में बात की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इनकी जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है उसमें कौन सा इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय कांस्टेंट
द मीन इंक्रीजेज बाय दैट कांस्टेंट। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इफ एनी वेरिएबल इज सब्ट्रैक्टेड बाय द कांस्टेंट के मीन के साथ, इवन मैंने वहां पे आपको न्यूमेरिकल भी करके दिखाया था, वो भी डिक्रीज होगा। अगर कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन जो आपका मीन है वो भी इंक्रीज होगा। ये हमारा सही स्टेटमेंट है। सेकंड, इट इज हाईली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, पहले ही मैंने बताया, अब ये आपको याद हो गया होगा मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। देन समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो हमारी डिविएशंस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिविएशंस पढ़ाया था मैंने, इज मैक्सिमम। क्या मैंने आपको वहाँ पे मैक्सिमम पढ़ाया था, मैंने वहाँ पे आपको मिनिमम बताया था। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम मीन, ठीक है ना, वो मिनिमम होता है, जीरो कभी कभार वो निकलता है, दिखाया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। द कंबाइंड मीन कैन बी कैलकुलेटेड इफ द साइजेस एंड मीन ऑफ टू और मोर ग्रुप्स आर नोन। आप कंबाइंड मीन निकाल सकते हो सिंपली अगर आपके पास पूरा डेटा होगा। दैट मीन्स जो हमारा चोर है, हमारा चोर यहाँ पे सी पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये सही हो गया। उसके बाद वहां पे फॉर एन ओपन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा लेस देन 10 मोर देन 50 द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जो मीन है, मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ओपन एंड सीरीज बिकॉज वी नीड द मिड पॉइंट। अगर यहाँ पे लेस देन 10 है एंड मोर देन 50 है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमें निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ओपन एंड सीरीज के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट मेजर यहाँ पे है। क्या वो मीन है, मीन तो गया, मीन इसमें भी आएगा, ये भी गया, मीन इसमें भी आया, ये भी गया, हमारे पास क्या बचा, मोस्ट एप्रोप्रिएट मीडियन है और मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारा मोड भी है, ये दोनों यहाँ पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज जिसमें द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज मिसिंग, वही हमारा ओपन एंड। क्लोज्ड एंड्स में यहाँ पे क्या दिया होता है, यहाँ पे 0 to 10 दिया होता है, यहाँ पे 40 to 50 दिया होता है, जहाँ पे जो लिमिटर्स होते हैं एक्सट्रीम लिमिटर्स दे आर स्पेसिफाइड। अब यहाँ पे स्पेसिफाई ही नहीं किया गया है, ठीक है ना, ओपन एंड वहाँ पे काम ही नहीं करता है, मीन वहाँ पे काम ही नहीं करता है। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द मीन ऑफ, वही से देखो, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 15, मीन दिया है। दैट मीन्स पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस 15, the mean of 5 observations is 15, if the mean of first 3 observations is 14 and that of last 3 observations is 17, find the third observation। हमें क्या करनी है, थर्ड ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन कैसे आप फाइंड आउट करें, पहले हम क्या करेंगे, पहले जैसे मैं लास्ट में करता था, लास्ट लेक्चर में मैं पहले यहाँ पे टोटल सम निकालूंगा। सम जो मैंने आपको बताया था मीन किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ये एन, ये मुझे एक्स निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, टोटल सम वो कैसे निकलेगा, हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस 5 है और हमारे पास मीन कितना है 15, करो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, वो हमारा सम निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स 15 × 5 वो हो गया हमारा 5 25 75 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन ये हमारा क्या निकला, ये हमारा ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू निकल के आ गया। अभी हमने वो मीन नहीं निकाला, थर्ड ऑब्जर्व एंड देन नेक्स्ट सम ऑफ द, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, अगर फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन निकालो, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, वो हम कर सकते हैं 14 × 3। जरा मुझे बताओ 14 × 3 कितना होता है, वो हो गया हमारा 42 एंड सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 3 वही से दिया गया है 3 × 17 या 17 × 3, 17 × 3 कितना हो गया हमारा, ये हमारा 1 हो गया एंड देन ये हमारा 5 हो गया।
निकला हमारा, ये इनका अलग, इनका। अगर हम इन दोनों को, हम क्या करने हैं, इन दोनों को हमें कंबाइंड, हमें क्या चाहिए, हमें इनका कंबाइंड सम चाहिए। कंबाइंड सम कितना होता है, वो इनका निकलेगा 3 और यहाँ पे 9 निकलेगा कंबाइंड सम। अभी मैंने क्या निकाला, मैंने फर्स्ट 3 और लास्ट 3 इनका कंबाइंड सम निकाला। लेकिन हमें क्या करना है, फाइंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे फाइंड करनी है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन कैसे आप फाइंड करोगे, जो आपको यहाँ पे कंबाइंड सम निकला है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, जो हमारा पहले सम टोटल सम निकला था। करो कंबाइंड सम माइनस टोटल सम। टोटल सम कितना है 75, वो जो हमारा वैल्यू है वो कितना निकल के आ जाएगा, वैल्यू हमारा यहाँ पे 18 निकल के आ जाएगा। 18 कहीं पे, हाँ 18 यहाँ पे सी पार्ट आंसर है। फिर से मैं आपको 18 यहाँ पे सी आंसर है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 15। अब मीन दिया गया है लेकिन सामने नहीं दिया गया। मैंने इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, जिससे मुझे क्या निकला, जिससे मुझे यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस का पता चला। कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 75 ऑब्जर्वेशंस। आप ऐसे भी कर सकते हो, 75 डिवाइडेड बाई 5 वो हमारा 15 निकल के आ जाएगा। वही है ना, ये तो हमारा मीन है ना, क्रॉस चेक करना होता है। देन मैंने सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस एंड सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे किया। ये मुझे निकला 42, ये मुझे निकला 51। फिर मैंने इनका कंबाइंड, अब कंबाइंड सम क्यों निकाला, क्योंकि जब मैं कंबाइंड सम निकालूंगा उसी से मुझे थर्ड ऑब्जर्वेशन का पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन का कैसे हमें पता चलेगा, हमें क्या करना है, कंबाइंड सम में से जो हमारा एक्चुअल टोटल सम है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, एंड वी आर गेटिंग 18 आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, what is the value of the mode in the for the following discrete series। पहले मुझे बताओ मोड क्या होता है। मोड इज दैट occurs most frequently, that occurs most frequently। अगर आपका इंडिविजुअल सीरीज है या अगर आपका डिस्क्रीट सीरीज है, हमें ये देखना है कौन सा नंबर ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में फॉर्मूला यूज होती है। अब ये तो कंटिन्यूअस नहीं है, ये तो डिस्क्रीट है। देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा कौन सा वैल्यू रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा 22 रिपीट हो रहा है। अब 22 के ऊपर कौन सा वैल्यू है हमारा 25 इज करेक्ट आंसर। सिंपल ऐसे ही करते हैं हम। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज हमें फ्रीक्वेंसी ये देखनी है। देखो ये फ्रीक्वेंसी है, इसका जो वैल्यू है 25 है, इट इज रिपीटिंग, दैट मीन जो 25 है इट इज रिपीटिंग 22 टाइम्स। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो वही होती है ना, फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाइक दैट रिपीट्स इटसेल्फ। अब यहाँ पे 25 ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है। 25 इज रिपीटिंग 22 टाइम्स, 10 इज रिपीटिंग 4 टाइम्स, 15 इज रिपीटिंग 8 टाइम्स, 20 15 टाइम्स, 13 14 टाइम्स, 35 6 टाइम्स। लेकिन हमने देखा 25 सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमारा यहाँ पे ये वाला आंसर सही हो जाता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 हाँ चलिए ये भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ द मीन ऑफ x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 is equal to 11, find the value of x। अब x का वैल्यू मैं कैसे निकालूं, कहाँ ढूंढूं मैं उसको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कैसे निकलेगा, हमें क्या करना है, हमें फिर से यहाँ पे वही करना है जो हम कर रहे हैं। हम यहाँ पे सम निकालेंगे। निकालो सम, टोटल सम किसके बराबर हो गया, ये हमारा निकलेगा x plus 2। पेन थोड़ा ठीक नहीं है, आप लिखते जाइए, मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं ट्राई करता हूँ। x plus 2 देन प्लस x plus 4 देन प्लस x plus 6 देन प्लस x plus 8, ये हमारा वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, इसका सम करना है। जब हम सम निकालेंगे कितने x आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5x। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 5x प्लस वैल्यू कितनी 2, और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू था सेकंड 2 4, ये हो गया 8 एंड 6 हो गया। देन वो यहाँ ठीक है 14, ये हमारा देन ये 12 एंड यहाँ पे जो 8 है ये हमारा 20 निकल
के आ जाएगा 6 6 12 12 8 ये हमारा यहाँ पे 20 निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा सम है, सम किसके बराबर है 5x + 20। समझ आया क्या किया मैंने x को अलग निकाला और जो अदर वेरिएबल्स था उसको मैंने अलग निकाला। अब मुझे बताइए मीन किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम किसके बराबर है 5x + 20 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5। अब मुझे बताइए क्या हमारे क्वेश्चन में मीन दिया गया है, जरा ढूंढो कहाँ पे है मीन। ये हमारा मीन दिया गया है, मीन इज 11। इसका मतलब 11 इज इक्वल टू 5x + 20 डिवाइडेड बाई 5। 5 को यहाँ ले जाओ, ये हमारा क्या बन जाएगा, या हम पहले यही करते हैं, ये जो 5 इसको इसी के साथ काटते हैं, 5 1 1000 5 4 1000, ये इसका भी है और ये भी कट गया। इसका मतलब जो 11 है 11 किसके बराबर निकलेगा x + 4। अब x यहीं पे रहेगा, हम क्या करेंगे 11 - 4 ये प्लस है, वहाँ जाके ये माइनस बन जाएगा। देन जो x है वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, x हमारा 60 निकल के आ जाएगा। ज़रा 60 ढूंढो, कहीं भी कोई ऑप्शन है, बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन। समझ आया कैसे किया मैंने पहले सिंपल इनका कोई मैथ हाई लेवल मैथ नहीं, सिंपल है, इतना आप भी कर सकते हैं। जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा होगा मुझे पूरा यकीन है आप भी ये कर पाओगे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और लकीली हमें क्या दिया गया है, और एग्जाम में भी क्वेश्चन दिए गए होंगे, मैंने भी यहाँ पे यही क्वेश्चन यूज किया, ठीक है ना। ये हमारा फिर जो वैल्यू निकल के आ गया 7, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ये तो आप करूँ मैं स्क्रीनशॉट, अगर आप स्क्रीनशॉट उठाना चाहते हो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द मीन ऑफ द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। मीन की बात की जा रही है, किसकी, मीन की। 30 स्टूडेंट्स इज कितना है वो 50 है। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड द मीन वेट इंक्रीजेस बाय 1 kg। मीन वेट पहले कितना था ये 50, अब ये 51 ही हो जाएगा। व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर इज, टीचर का वेट यहाँ पे करना है। जरा मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट्स वेट, TWS टोटल स्टूडेंट्स वेट वो कितना होगा, वो हमारा होगा 30 × 50। यही तो करते हैं हम, टोटल स्टूडेंट्स सम करेंगे वो हमारा 1500 निकल के आ जाए। अगर टीचर ऐड हो गया, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वेट इज द मीन इज इंक्रीज्ड बाय 1। इसका मतलब अगर पहले हमारा मीन 50 था ये 51 बढ़ जाएगा, सही है ना, बराबर। मैं तो कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे 50 + 1 और जो हमारा 30 था, क्या मुझे बताओ टीचर 1 के आने से यहाँ पे जो हमारी गिनती है वो ऐड नंबर्स ऐड नहीं होंगे, ये भी 31 बढ़ जाएगा। जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे, इसके जो मल्टीप्लिकेशन आएगी दैट इज 1581, यहाँ पे मल्टीप्लाई इसका आ जाएगा। यही किया मैंने, कोई यहाँ पे हाई लेवल में सिंपली मैंने इनका मल्टीप्लाई किया और जब टीचर आया 1 बढ़ गया, यहाँ से मीन भी वहाँ से बढ़ गया, मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया। अब हमें क्या निकालना है, टीचर्स वेट। टीचर्स वेट किसके बराबर आएगा, जो हमने यहाँ पे आफ्टर टीचर का वेट निकाला, हमें इसको कंक्लूड करा, ये सब्ट्रैक्ट करने करो, सब्ट्रैक्ट 1581 जो नया हमारा मीन निकल के आ जाएगा, माइनस जो हमारा ओल्ड मीन है वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 81 निकल के आ जाएगा। सिंपल, इनमें जो डिफरेंस है वो 81 है। जरा दोनों ऑप्शंस में 81 है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा 81 करेक्ट आ जाएगा। सिंपल, मैंने क्या किया, मैंने पहले स्टूडेंट्स का टोटल वेट निकाला। जब मैंने वेट देखा मुझे पता चला कि स्टूडेंट्स का जो टोटल वेट है, ठीक है ना, वो हमारा कितना है, वो हमारा यहाँ पे 1500 है। और जब मैंने टीचर का वेट ऐड किया वो मुझे 1581 दिखा। फिर मैंने इनका डिफरेंस निकाला, जो डिफरेंस निकाला क्योंकि ये पहले 1500 था, अब कितना बढ़ गया 81। दैट मीन जो बढ़ गया एक्स्ट्रा वेट, वो एक्स्ट्रा वेट यहाँ पे टीचर का है। किसका है, टीचर का है। दैट मीन्स 81 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये यहाँ पे मोड कंटिन्यूअस सीरीज की बात की जा रही है। क्लास इंटरवल
यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारे मोड दिए गए हैं। अगर आपको याद होगा हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अब फार्मूला का यूज़ करना होगा। ज़रा मुझे बताओ, जो हमारा मीन और मीडियन होता था, मीडियन की फार्मूला क्या होती थी, हम ऐसे, सॉरी मीडियन नहीं, मीन की फार्मूला हम ऐसे लिखते थे, एम एस जेड लिखते हैं हम। अभी हम क्या करेंगे, एम इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस FO माइनस F2, यही हमारी फार्मूला है। एंड हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा H है हम यहाँ पे H इंक्लूड करते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने ऑलरेडी आपको जो फार्मूला है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये फार्मूला इन डिटेल वे में पढ़ाई थी। F1 मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारा जो मोड है जहाँ पे वो लाई करेगा, दैट इज 20। अब FO जो उससे कॉरस्पॉन्डिंग उससे पहले जो आएगी वो हमारा यहाँ पे FO कितना आएगा, वो हमारा 20 आ जाएगा। देन F2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एंड F2 हमारा यहाँ पे जो 11 है वो यहाँ पे F2 आ जाएगा। अब क्या है, अब इसमें जस्ट हमें क्या करने है, हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। अब कीजिए वैल्यूज़ पुट, हम देखेंगे जो हमारे वैल्यूज़ है वो यहाँ पे कैसे आ जाएंगे। देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे L1 कितना है, अब ये हमारा यहाँ पे आ गया इस वाले, क्योंकि यहाँ पे मोड क्या हो रहा है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये हम ये वाला ऊपर ले जाएंगे। दैट मीन्स लोअर लिमिट हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, लोअर लिमिट हमारी 30 निकल के आ जाएगी। 30 प्लस 20 माइनस 12 FO डिवाइडेड बाई F1 हमारा है, F1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये 2 इंटू, इसको मैं सीधे आप करूँगा 2 इंटू 20 कितना हो गया, वो हमारा 40 हो गया, माइनस जो हमारा आ जाएगा 12 FO माइनस F2 को हो जाएगा हमारा 11। ज़रा कीजिए ये कितना होगा, ये हमारा होगा 30 प्लस ऊपर हमारा 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाई, ये हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आया है, एक ही है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो हमारा वैल्यू, एक सेकंड ठहरिए, ये 40 माइनस मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, ये हमारा 40 आ जाएगा, 40 माइनस 23, यही हमारा आ जाएगा 40 माइनस 23। अब 40 माइनस 23 जो हम करते हैं वो हमारा निकलेगा कितना, 17। और जो हमारा H है, H कितना है, H हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10। अब जब हम इसको आगे और करेंगे ये हमारा निकल जाएगा 30 प्लस 8 10,000 80 डिवाइडेड बाई 17। अब 80 डिवाइडेड बाई 17 कितना होता है, जब आप कैलकुलेट इसको करोगे वो हमारा 4.7 निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स 30 प्लस 4.7 कितना होता है, 30 प्लस 4.7 होता है हमारा 34 पॉइंट, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा 7 निकल के 34.7 निकल के। ज़रा मुझे एक बात बताओ, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आप ऑप्शंस में जो हमारा ए पार्ट यहाँ पे सही एक्यूरेट आंसर यहाँ पे हमारा ए बन जाता है। सिंपल मैंने क्या किया, जो हमारी मीन की फार्मूला थी मैंने यहाँ पे मोड की जो फार्मूला थी मैंने यहाँ पे मोड यूज़ किया। ये हमारी ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने आपको इस जो हमारी फार्मूला है इसके बारे में, ये आप एज इट इज़ ऐसे ही याद रखोगे, आपके ये काम आएगा, हर किसी जगह ये आपके काम आ जाता है, ठीक है ना। ये फार्मूला है, इसको आप ऐसे ही याद रखोगे। देन मैंने फिर क्या किया, सिंपल मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट किए, ये मैंने आपको बताया, आपने किया होगा ऑलरेडी ये क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये जो मेरा आज का लेक्चर सीरीज चल रहा है ये कैसी चल रही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके जो क्वेश्चन जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वी हैव, लेकिन इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए वो भी आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है यहाँ पे, ठीक है ना। देखेंगे हम अब इसका आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू नंबर्स a and b is a into b। सेकंड स्टेटमेंट, ज्योमेट्रिक मीन इज बेस्ट सूटेड फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज रेट्स ऑफ ग्रोथ। इसी के लिए इसको बनाया गया है ज्योमेट्रिक मीन को। ग्रोथ, पॉपुलेशन, मुझे बताओ जब हम HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उस वक्त हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं कि अर्थमेटिक मीन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है ना। उस वक्त हम कौन सा वैल्यू यूज़ करते हैं, आपको समझ आएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी।
geometric mean is best suited for calculating average rates of growth, 100% population growth, rates, percentages, ratios। लेकिन ये हमारा स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब मैं इनकरेक्ट आपको क्यों बता रहा हूँ, रटा नहीं करना है, इनकरेक्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो जियोमेट्रिक मीन ऑफ जो दो नंबर्स होता है वो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट में, वो निकलता है स्क्वायर रूट ऑफ दैट प्रोडक्ट का, वो क्या होता है स्क्वायर रूट। हाँ, ये a इंटू बी नहीं निकलेगा, ये हमारा अंडर रूट a इंटू बी निकलेगा। ऐसे जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन है उसका आंसर निकल के आ जाता है। दैट मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब ढूंढो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। इसका मतलब जो बी पार्ट है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। समझ आया होगा, ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 फॉर एनी एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी एसिमेट्रिकली सिमेट्रिकल, फॉर एनी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, देन इफ ए पॉजिटिवली, पता है पहला ही क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यूज आर स्प्रेड आउट मोर टुवर्ड्स द राइट टेल रिजल्टिंग इन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोर। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपके लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो मुझे लगता है कि जब जैसे मैंने पढ़ाया है लास्ट लेक्चर और जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, अब ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये मैं आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहा हूं, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, अब आपको ये बताना है कि आपने कितना यहाँ पे ग्रास्प किया है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 11। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12. When the data is calculated, when the data is classified based on continuous intervals, what assumption is made while applying formula for the arithmetic mean? arithmetic mean में जब continuous data को classify करते हो उस वक्त हम क्या assume करते हैं, उस वक्त हम क्या assume करते हैं? We assume that the class frequency is centered exactly at the midpoint. midpoint हम निकालते हैं उस वक्त of the specific class interval, और इसी midpoint में जो हमारी class frequency है वो इसी के around centered होती है। That means जो question number 12 है इसका जो सही आंसर है वो B part है। And then question number 13, if the weight of the parcel is 5 parcels is, अब weight कितना है यहाँ पे, इनका weight 15, 20, 28, 22 and 35 respectively. If the 6th parcel is added, the mean weight becomes 25. What is the weight of the 6th parcel का यहाँ पे क्या weight निकलेगा? हम फिर से करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इनका सम करेंगे। करो पहले सम इनका, देखेंगे कितना वो निकल के आ जाएगा। वेट ऑफ 5 पार्सल्स वो कितना होगा जब आप सम करोगे, 15 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 35, जब वो उसका हम ऐड करेंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा है, वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, वो हमारा 120 निकल के आ जाएगा। इफ द 6th पार्सल इज एडेड, अगर हमने 6 पार्सल ऐड किए, दैट 6 is adding, then the mean कितना बन जाता है 25। ये हमारा उससे क्या निकल के आ जाएगा, इससे हम पहले सम निकालेंगे क्योंकि मीन है और ऑब्जर्वेशन है, हम यहाँ पे पहले सम निकालेंगे। ये सम कितना है 5 6 आर, यहाँ पे हमारा 30 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 150 आ जाएगा। दैट मीन्स 6th पार्सल जब ऐड होंगे यहाँ पे हमारा वेट कितना बन जाता है 150। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ द 6th पार्सल, करो इनका डिफरेंस जो निकलेगा दैट इज आवर आंसर 30। इसका मतलब जो बी पार्ट है 13 का वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बेटा देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हमने क्या किया, 5 वेट्स दिए, ऑलरेडी पार्सल्स दिए हैं, इनका वेट दिया, हमने उसका सिंपल सम निकाला। अब यहाँ पे देखिए सेकंड जब 6 से ऐड हुआ, सम नहीं दिया गया है, मीन दिया गया है। अब सम कैसे निकालेंगे, हम मीन और जितने भी पार्सल्स है नंबर है उनका मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने मल्टीप्लाई किया, देन मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंस निकाला, जो मुझे डिफरेंस निकाला वही हमारा यहाँ पे आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 13। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, द मीन ऑफ द 20 आइटम्स इज 10। किसकी बात हो रही है, मीन की बात हो रही है, कितनी है वो 10। इफ ईच आइटम इज मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर हर किसी आइटम को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, एंड देन
3 is added to each, then what will be the then 3 is added to 8, the new mean will be. अब नया मीन क्या होगा? देखो पुराना मीन कितना है हमारा पुराना मीन 10 है। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि मीन निकालना है। देखिए मीन निकालना है, ऑब्जर्वेशन नहीं निकालनी है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना निकल के आ जाएगा 20, और इसमें कितना ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे, वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 23। ज़रा 20, ये हमारा 23 यहाँ पे बैठा है। सिंपल, नया मीन निकालना है, पुराना मीन हमारे पास 10 था, मैंने 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जैसे दिया गया था, वो निकला 20, देन मैंने 3 ऐड किए यहाँ पे, वो हमारा 23 आंसर निकल के आ जाता है। बेस्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2 सेकंड क्वार्टाइल इक्विवेलेंट टू इन एनी टाइप ऑफ सीरीज? क्वार्टाइल्स की बात की जा रही है। देखिए आपको क्वार्टाइल्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा। क्वार्टाइल्स का क्या मतलब होता है? दैट डिवाइड्स एनी डेटा सेट इन। क्वार्टाइल का मतलब होता है, अगर आप लिख रहे हैं यू कैन राइट इट मीन्स इट डिवाइड्स, क्वार्टाइल्स क्या करते हैं? इट डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब क्वार्टाइल 4 ही होता है, Q1 Q2 Q3 एंड Q4, 4 इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट कितनी रिप्रेजेंट करता है? ये यहाँ पे 25th परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, ये 5th परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ पे 75th, एंड देन लास्ट में हम 100 पे जाते हैं। यही क्वार्टाइल है, 4 क्वार्टर्स है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वार्टाइल रिप्रेजेंट्स 25th नंबर्स, यहाँ पे 25th परसेंटाइल, ये 5th परसेंटाइल। यहाँ पे क्या बता जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड परसेंटाइल? अब सेकंड परसेंटाइल का वैल्यू अगर इस हिसाब से देंगे, वो कितना हमारा निकल के आ गया? वो हमारा यहाँ पे 50 निकल के आ गया। दैट मीन्स जो 50 निकल के आ गया, इसके नीचे हाफ होगा और इसके ऊपर हाफ होगा। 50% of this will fall below it and 50% will lie above it. अब ये अगर बराबर हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि जो हमारा 50 है ये मिडल में आ रहा है? अब मिडल आप कैसे करते हो? क्या मीन से मिडल निकालते हैं? क्या मोड से मिडल निकालते हैं? क्या मीडियन से मिडल निकालते हैं? क्या मीन माइनस मोड मिडल निकल के आ जाएगा? आई होप अब आपको आंसर पता चलेगा। द मिडल वैल्यू इज, वो हमारा यहाँ पे मीडियन आंसर आ जाता है। क्वार्टाइल वो होता है जो किसी भी ग्रुप को यहाँ पे क्या करता है, चार किसी भी सीरीज, किसी भी डेटा सेट को 4 हिस्सों में यहाँ पे क्या करता है, वो डिवाइड करता है। मैंने भी वही किया, फिर मैंने यहाँ पे 25 और यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, 75 और यहाँ पे 100 निकल के आ गया। हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या है? हमारा सही आंसर यहाँ पे 15 है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16. For a data set, if fx is equal to 1250 and assumed mean, यहाँ पे तो अब 2 वैल्यूज दिए गए हैं, एक हमारा अपना मीन दिया गया है। डायरेक्ट मेथड जैसे हम करते हैं, समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाई n, हमारा मीन निकल के आ जाता है। देन assumed मीन fd हमारा यहाँ पे दिया गया है। फाइंड द टोटल फ्रीक्वेंसीज, लेकिन यहाँ पे मिसिंग क्या है? यहाँ पे हमारा जो मिसिंग है दैट इज वी हैव दिस फ्रीक्वेंसी हमारी मिसिंग है। अब जो हमारा ऑरिजिनल है, ऑरिजिनल का डायरेक्ट मेथड से हम कैसे करते हैं? हम ये लिखते हैं x इज इक्वल टू समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाई n, यही करते हैं हम। अब जो अज्यूम्ड मीन, यहाँ पे मैं दूसरी फार्मूला लिखूंगा। अज्यूम्ड मीन का जो फार्मूला है दैट इज, जो एक सेकंड ठहरिए, अज्यूम्ड मीन का जो फार्मूला है x, वो किसके बराबर होता है? अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ fd डिवाइडेड बाई n, यही तो है ना। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे भी n गायब है और यहाँ पे भी n गायब है। हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे n को फाइंड आउट करना है। अब n को आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे f x डिवाइडेड बाई n, ये किसके बराबर निकलेगा? सम अज्यूम्ड मीन प्लस fd डिवाइडेड बाई n निकला हमारा यहाँ। अब fx कितना है? fx हमारा 1250 डिवाइडेड बाई n। अज्यूम्ड मीन हमारा यहाँ पे 40 है, ये 40 आएगा, प्लस fd दिया गया है 50 डिवाइडेड बाई n, फिर से अज्यूम्ड मीन है, ठीक है ना। देन n फिर से हमारा यहाँ पे क्या है? n फिर से हमारा यहाँ पे मिसिंग है। अब देखो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, इन दो को हम अलग करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे 40 इज इक्वल टू 1250 माइनस 40
40 नहीं, -50 डिवाइडेड बाई n, और इसको भी मैं n से, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड या सब्ट्रैक्टेड, जो साइन दी गई है अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 40 इज इक्वल टू, ये जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई n। अब n को हम यहाँ निकालेंगे, ये क्या निकलेगा 1200 डिवाइडेड बाई 40, ये गया, इसका मतलब हमारे पास 30 आंसर निकल के आ जाएगा। 30 कहीं पे है, हाँ 30 हमारा यहाँ पे बी पार्ट सही आंसर बन जाता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो मैंने ये वाली फार्मूला लिखी यहाँ पे, ये मीन डायरेक्टिव मेथड है, और जो ये वाली फार्मूला है ये यहाँ पे हमारी अज्यूम्ड मीन की फार्मूला, इन दोनों फार्मूलाज को मैंने इक्वेट किया और फिर उससे क्या निकला, मुझे यहाँ पे n का वैल्यू निकल के आ गया। समझ आ रहा है आपको क्या कर रहा हूँ मैं? क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है, कमेंट करो, लाइक करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। देन वी हैव सम मैचिंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारा एक मैचिंग क्वेश्चन है, क्या बताया गया है, इंक्लूसिव क्लास सीरीज, एक सेकंड ठहरिए, इंक्लूसिव क्लास सीरीज, कॉम्युलेटिव लेजेंड सीरीज, एंड देन वी हैव इंडिविजुअल सीरीज फॉर मीडियन। इंडिविजुअल सीरीज फॉर मीडियन, चलिए हम देखते हैं। कैलकुलेट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली, CF को क्या करता है, वो डायरेक्टली इसको यहाँ पे स्टडी करता है। Then we have converters into exclusive class interval for continuous formula, ये भी हम देखेंगे। Then we have third arranging in ascending or descending order। जरा मुझे बताओ arranging and सबसे इजी आएगा, कौन से डेटा को हम बिफोर कैलकुलेशन यहाँ पे अरेंज करते हैं, either in the ascending और in the descending order। जरा बताओ कौन सा है वो हमारा मीडियन नहीं है, ये हमारा मीडियन 3 का R आ जाएगा। ये दो गए, हमारे पास इन दो में से एक ऑप्शन होगा। देन इंक्लूसिव सीरीज में हमारा क्या आ जाएगा, इंक्लूसिव सीरीज इट कन्वर्ट्स इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज क्लास, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल फॉर कंटिन्यूअस डेटा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देन जो 2 है उसका P है, कैलकुलेटिव कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीधा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, यहाँ पे उसको कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। What is क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 हमें ये बता रहा है कि which mathematical average is uniquely designed to give equal weightage to the ratios or percentage rather than the absolute changes। अब देखो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है दैट इज लाइक मोस्ट सूटेड, जब रेशियोज में जब परसेंटेजेस में वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो। क्या मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज आवर, वो हमारा कौन सा है, वो हमारा यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। इफ द स्टैंडर्ड स्टेप डिविएशन फॉर्मूला कैलकुलेटर्स, यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया गया है, FD डैश इज इक्वल टू -10, FD डैश -10 है। स्टेप डिविएशन मेथड के बारे में बात मुझे पता है, पढ़ा नहीं होगा, अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, ये एज इट इज जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा, इसको एज इट इज आप करेक्ट करोगे। A इज इक्वल टू 50, N इज इक्वल टू 50 एंड क्लास विड्थ 10। व्हाट इज द फाइनल मीन? अब फाइनल मीन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो x होता है, x किसके बराबर होता है, अज्यूम्ड मीन, स्टेप डिविएशन मेथड है, इससे अज्यूम्ड मीन निकालते हैं प्लस समेशन ऑफ FD डैश डिवाइडेड बाई N इंटू H। यही फार्मूला, यही है स्टेप डिविएशन मेथड से जब आप मीन को कैलकुलेट करोगे, वो हमारा ये वाला यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब इसको क्या हम कर सकते हैं, करो वैल्यूज पुट। अब वैल्यूज बहुत इजी पुट करना है। ये हमारा FD डैश निकलेगा, ये हमारा A अज्यूम्ड मीन निकलेगा, ये हमारा N एंड ये हमारा H। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्यों आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 वैल्यूज मैंने आपको ऑलरेडी बताए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए अब होमवर्क होगा, ये आप खुद करोगे, ठीक है ना। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, द मीन ऑफ
100 items was found to be 64. 100 items 64 मीन है, हम सम निकाल के रखेंगे। जो हमारा टोटल सम वो किसके बराबर निकलेगा? टोटल सम हमारा 100 इंटू 64, ये 6400 हमारा टोटल सम निकल के आ जाएगा। लेटर इट वाज फाउंड, लास्ट लेक्चर में मैंने जो पहला लेक्चर था इसका वहां पे मैंने कराया है। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट द 2 items were wrongly taken as 26 and 14 instead of रॉन्ग आइटम्स क्या है? 26 एंड 14, और जो राइट आइटम्स है वो 36 एंड 44 है। द करेक्ट मीन, जरा मुझे बता फार्मूला क्या थी? हमने ये हमारा जो निकला ना, अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो मैंने ये वाला डेटा निकला ये इनकरेक्ट सम है कि नहीं? क्योंकि हमने डेटा एंट्री ही हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने डेटा एंट्री ही यहाँ पे गलत ली है। अगर डेटा एंट्री आपकी गलत है तो आप वैल्यूज को कैसे पुट करोगे? हमें यहाँ पे क्या करना है? माइनस इनकरेक्ट सम। अब इनकरेक्ट सम फार्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बताई है, अब लास्ट लेक्चर देखो और फार्मूला नोट डाउन करो। मैं फिर से बताऊं, इनकरेक्ट सम माइनस इनकरेक्ट सम कितना होगा? 14 प्लस 26 वो कितना हो गया? वो हमारा 40 हो जाता है, प्लस करेक्ट सम। करेक्ट सम हमारा कितना है? ये 36, ये 4 हो गया 40, देन 40 प्लस 40 ये हमारा 18 निकल के आ जाएगा। इतना समझ आया? देन हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो हमारी फॉर्मूला है हमें क्या करना है? उसको यहाँ पे निकालना। जब आप वैल्यूज को पुट करोगे ये पहले इधर जाएगा, फिर ये माइनस होगा, और जो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा 6440 हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा ये हमारा। लेकिन बेटा क्या ये मीन निकला? ये मीन नहीं निकला, ये हमारा सम निकला। अब हम क्या करेंगे? जो हमारा मीन है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 100। ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ पे पॉइंट आया 64.4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। 64.4 जो हमारा ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सिंपल, मैंने पहले इनकरेक्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव किया है हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। वही मैंने इनकरेक्ट सम माइनस इनकरेक्ट सम माइनस इनकरेक्ट जो टोटल सम माइनस इनकरेक्ट सम एंड ए प्लस इनकरेक्ट सम, जब मैंने वैल्यूज पुट किए मेरा वैल्यू 64.4 यहाँ पे निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 20। लेक्चर बड़ा हो रहा है लेकिन क्वेश्चन 2-3 और करेंगे हम, फिर आपका जो लेक्चर, ठीक है ना, ये पूरे कंसेप्ट यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, देखता हूं मैं और कितने क्वेश्चन ऐड होंगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। ए पर्सन ट्रैवल्स फ्रॉम ए टाउन ए टू बी। कहां से ट्रैवल कर रहा है? ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। लेट अस सपोज हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारी स्पीड है फ्रॉम ए टू बी, स्पीड फ्रॉम ए टू बी, एंड सेकंड स्पीड हम लिखेंगे स्पीड फ्रॉम बी टू ए। सॉरी फॉर माई राइटिंग पेन ही ऐसा है, ठीक है ना। स्पीड फ्रॉम बी टू ए एंड ए टू बी। अब बी टू ए जब आप स्पीड की फार्मूला निकालते हो, ये जो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड हम ऐसे निकालते हैं, ट्वाइस इंटू V1 V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब V1 क्या है? स्पीड फ्रॉम ए टू बी, एंड V2 क्या है? स्पीड फ्रॉम बी टू ए। ए टू बी कितना होता है? 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60। यही तो किया मैंने वैल्यूज ही पुट किए, मैंने कुछ ऐसा पुट नहीं किया कि जो आपको यहाँ पे नहीं आता। करो, अब ये कितना निकल के आ जाएगा? ये हमारा जो पूरा ऊपर निकल के आ जाएगा वो 1400 डिवाइडेड बाई ये 40 प्लस 60 कितना होता है? 100। ये दो गए, ये दो गए, हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 48 हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 22।
which of the following statements regarding the properties of mathematical average is correct? यहाँ पे बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट 3 दिए गए हैं। अब इन 3 स्टेटमेंट्स में हमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है। द सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस एब्सोल्यूट सम इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम द मीडियन। 100% मीडियन में वो मिनिमम होता है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिविएशंस जो हम बार बार करते हैं ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज मिनिमम, वो भी हमारा मिनिमम है व्हेन टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। देन इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन अ डेटा सेट are multiplied by constant k, the mean, median and the mode are all multiplied by वो के साथ क्या होंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। तीनों ये मैंने आपको न्यूमेरिकल करके दिखाया था, प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पे किया था हाउ वी कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 स्टेटमेंट बेस्ड है। द ओपन एंड क्लास says represents a major problem in the calculation of अर्थमेटिक मीन। ऑलरेडी मैंने बताया ओपोनेंट सीरीज में हम मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। मीडियन एंड मोड कैन बी कंप्यूटेड इजीली फ्रॉम ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज दे आर पोजिशनल एवरेज, और इसको मैथमेटिकल एवरेज बोला जाता है एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीम। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो 23 है 23 का यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे, करेक्ट आ जाएंगे। देन we have question number 24. Which measure of central tendency is ideal for dealing with qualitative data such as honesty, intelligence, beauty or when data is ranked? कौन सा यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी क्वालिटेटिव की यहाँ पे बात की जा रही है। अब क्वालिटेटिव यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इट इज नन अदर देन, बट ये हमारा मीन है। इफ द कांस्टेंट वैल्यू if a constant value 10 is subtracted from each of series, how will it affect the median and mode of the series? ज़रा मुझे एक बात बताओ, अगर k कांस्टेंट है और ये क्या हो रहा है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने बताया था मीन के साथ क्या होगा, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे ये भी इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल दिखाया है, मैंने लास्ट लेक्चर चेक करो, मैंने इन डिटेल आपको वहाँ पे पढ़ाया है कि हाउ इट विल वर्क। देन अगर ये डिक्रीज होगा इसका मतलब बोथ मीन एंड मीडियन विल डिक्रीज बाई, वो यहाँ पे 10 में यहाँ पे क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो दैट इज इट फॉर द टुडे। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। वीडियो हमारा 50 मिनट्स का हो गया है। इंशाल्लाह रहमान वी विल कम अप विद मोर। मैं देखूंगा यहाँ पे कितने और एमसीक्यूज बन जाते हैं, मिनिमम 25 आई गेस और एमसीक्यूज यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। वो हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। हाँ, बिफोर गोइंग वाइंडिंग ऑफ दिस लेक्चर, मुझे कोई बच्चा कमेंट कर रहा था, लाइक इससे पहले भी उसने बताया था कि सर जो वीडियोस की वॉइस क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ रही है। बेटा आप एक काम करो, मेरा जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही हाई होता है, अपनी जो फ़ोन की सेटिंग है उसको चेंज करो, वॉल्यूम को थोड़ा सा डाउन करो, डाउन वॉल्यूम पे देखो आपको आवाज़ क्लियर आएगा। क्योंकि मैंने 3-4 और बार ये ट्राई किया, अलग फ़ोनों से मैंने ट्राई किया, जो वॉइस क्वालिटी है, क्लैरिटी है, सिर्फ क्वालिटी नहीं क्लैरिटी है, वो दोनों ही परफेक्ट है यहाँ पे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है। इतनी ज़्यादा मेहनत, अभी गर्मी चल रही है, गर्मी में आपके लिए मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दैट टू मुझे पता है यू आर डेफिनेटली, आपको सच में ये अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है कमेंट किया करो, शेयर जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करना मत भूलना। चलिए, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।